Hello students, a very good morning to you. How are you? I hope you are fine and doing your work. Students, today I want to, before I start my chapter, today I want to tell you something. देखो बेटा, ये जो तुम पढ़ रहे हो, अपने लिए पढ़ रहे हो, हमारे लिए नहीं पढ़ रहे हो. अब पढ़ाई इतना आसान भी नहीं है. अगर इसको आप लाइटली ले रहे हो और ये सोच रहे हो कि 30% रिड्यूस कर दिया है हमारा सिलेबस, तो हम बहुत अच्छा नंबर ले आएंगे, तो इस गलतफहमी में मत रहना. वही नंबर लाएगा जो मेहनत करेगा, और वो मुझे दिख रहा है कौन मेहनत कर रहा है कौन नहीं कर रहा है. ठीक है, कुछ लड़कियां तो बहुत अच्छे कर रहे हैं, और जो लड़के हैं एक भी सिंगल लड़का कोई भी नहीं कर रहा है. मैं मजबूर होकर इस वीडियो के थ्रू इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लड़के तो वीडियो भी नहीं देख रहे हैं. जो एक दो देखते थे आजकल वो भी बंद कर चुके हैं. तो वीडियो देखो, समझ में नहीं आता है तो पूछो. हिंदी में भी बता रही हूँ, इंग्लिश में भी बता रही हूँ. उसके बावजूद अगर ये टाइम में नहीं पढ़ते हो ना बेटा, आगे जाके आपको 1 मिनट भी नहीं मिलेगा रिवाइज करने के लिए, क्योंकि पढ़ाई इतनी स्पीड से चलेगा आगे जाके. यही टाइम में रिवीजन करो. हम खड़े हैं आपके साथ. आपको कोई भी डाउट है आप कभी भी फोन करके पूछो. अगर हम नहीं बताए तो आप बोलना. पर जितना पढ़ाया जा रहा है, थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जा रहा है. आप लोगों ने बोला बड़ा मत बनाओ वीडियो, हम बड़ा भी नहीं बना रहे. आपने बोला छोटा छोटा भेजो, एक एक टॉपिक का भेजो, वो भी कर रहे हैं. उसके बाद भी आपका होमवर्क नहीं आ रहा है. कुछ बच्चे हैं जो सिंसियर है, रेगुलर होमवर्क भेज रहे हैं, उनको कॉम्प्लीमेंट भी मिल रहा है, और कुछ बच्चों को फ़ोन कर करके परेशान हो जाते हैं. मेरा ये बोलना नहीं था, मेरा टाइम खराब हो रहा है, पर फिर भी आप लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं ये बोलने के लिए. हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ इस मैसेज को सीरियस होकर लीजिए, और आपकी पढ़ाई आज से ही, ये वीडियो से ही आप शुरू कर दीजिए. ये मत सोचिए कि मैम हमें ऐसे बोल रही है. बेटा तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूँ, तुम्हारी फ्यूचर ब्राइट होगी. अगर आपने ये सब्जेक्ट चूज किया है, कुछ सोच के चूज किया है, तो अगर आप इसमें बेस्ट नहीं कर पाते हो तो फिर क्या फायदा ऐसे सब्जेक्ट चूज करने का. समझ में आ रहा है ना? तो ठीक है, लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर 6 of class 12, that is molecular basis of inheritance. So students, we are continuing the topic search for genetic material. Clear? So here in search for genetic material, in the previous class I have explained you about Griffith's transforming principle, and after that biochemical characterization of transforming principle. And in biochemical characterization of transforming principle, we able to know that the transferred substance, or the substance which transferred the genetic material from parents to their offspring, or from one organism to another, that is through DNA. But that is not completely proved. So another experiment, same experiment, is done by Hersey and Chase. I am giving you some introduction about Hersey and Chase. Alfred Hersey and Martha Chase, who are husband and wife, and they work on bacteriophage. Like Griffith work on Streptococcus pneumoniae, Hersey and Chase work on bacteriophage. Do you know what is bacteriophage? Bacteriophage means when a virus infects a bacteria. So bacteriophage means when a virus infects bacteria. So what happen when a virus क्या होता है जब एक वायरस, बेटा आप समझो. पहले ये जो हार्से चेस है, इन्होंने बैक्टीरियोफेज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जानने के लिए कि एक्चुअली जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए है, आरएनए है, या फिर प्रोटीन है. ठीक है, तो एक एक्सपेरिमेंट तो हो गया था जो मैकलिन, मैककार्टी, ओसवाल्ड, ऑबेरी वगैरह ने दिया था, उसमें डीएनए प्रूफ हो गया. बट इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, इससे कंप्लीटली प्रूफ हो गया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए ही है. पर कैसे किया था? जैसे कि मैंने बताया, बैक्टीरियोफेज वो होता है जब एक बैक्टीरिया को वायरस इन्फेक्ट करता है. तो जैसे कि आपको पता है जो वायरस होता है उसकी जेनेटिक मटेरियल कोई सा एक हो सकता है, या तो डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है. जब एक वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है और अटैक करता है,
तो क्या करता है, वायरस अपनी जेनेटिक मटेरियल को उस बैक्टीरिया में डाल देता है और बैक्टीरिया उसको पहचान नहीं पाता है और एज ए रिजल्ट बैक्टीरिया मेक्स इट्स कॉपी नंबर मीन्स हुज कॉपी नंबर, द वायरल डीएनए कॉपी नंबर, वायरस का जो डीएनए है उसका कॉपी नंबर, मल्टीपल कॉपी नंबर फॉर्मेशन करता है और जिसकी वजह से कंप्लीटली वायरल कैरेक्टर वो शो करता है, मतलब वायरस का जो कैरेक्टर होता है वो बैक्टीरिया शो करता है। सेम हम भी वही करते हैं, जब हमारे अंदर कोई बैक्टीरिया जाता है तो सॉरी वायरस जाता है, वो वायरस हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद हमारे डीएनए को अफेक्ट करता है और डीएनए को अफेक्ट करने के बाद हमारा डीएनए तब ऐसे एक्ट करता है वायरल डीएनए को लेकर जैसे वायरस का डीएनए नहीं है, वो हमारा खुद का है और वो कॉपी नंबर फॉर्म करता है जिसकी वजह से हम कंप्लीट वायरल इन्फेक्शन के थ्रू इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें समझना है कि इन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट है ये किस तरह से किया बैक्टीरियोफेज के ऊपर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इन्होंने क्या किया कि जो बैक्टीरियोफेज को लिया, इन्होंने अलग अलग से वायरस को ग्रो कराया दो अलग मीडियम में। कुछ वायरस को इन्होंने ग्रो कराया, इसको अच्छे से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अकेला इंपॉर्टेंट नहीं है, इस चैप्टर का हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है और ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन आता है, 100% आएगा, ठीक है। तो कुछ वायरस को उन्होंने ग्रो कराया एक मीडियम में जो कंटेन करता है सल्फर और कुछ वायरस को ग्रो कराया दूसरे मीडियम में जो कंटेन करता है फास्फोरस। और ये जो सल्फर और फास्फोरस लिया था ये दोनों रेडियो एक्टिव नेचर के थे और इसकी जो आइसोटोप था वो था S35, ठीक है। ये दोनों के दोनों रेडियो एक्टिव है, क्लियर। अगेन यहाँ पे जो फास्फोरस है ये भी रेडियो एक्टिव था और ये कंटेन करता है P32, ठीक है। एक हो गया आपका P32, यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम P32 और एक जो है वो था S35 एंड P32। तो जो वायरस को सल्फर में ग्रो कराया उसने अपने चारों तरफ एक वायरल कोट बना दिया, किसका, सल्फर का, और जो फास्फोरस को ग्रो कराया उसने भी एक वायरल कोट बना दिया। अब बेटा यहाँ पे आपको अटेंटिवली सुनना है क्या हुआ। जो वायरस सल्फर में ग्रो करा, रेडियो एक्टिव सल्फर में, इट कंटेन्स रेडियो एक्टिव प्रोटीन, अच्छे से समझिए। सल्फर में कुछ वायरस को ग्रो कराया और कुछ को फास्फोरस में ग्रो कराया। जिन वायरस को सल्फर में ग्रो कराया वो रेडियो एक्टिव सल्फर था, मीन्स हैविंग द आइसोटोप S35, और ये जो सल्फर है इट कंटेन्स रेडियो एक्टिव प्रोटीन, इस सल्फर के अंदर रेडियो एक्टिव प्रोटीन था, नो रेडियो एक्टिव डीएनए, इसमें कोई भी रेडियो एक्टिव डीएनए नहीं था। क्यों? क्योंकि डीएनए सल्फर कंटेन नहीं करता है, डीएनए फास्फोरस कंटेन करता है, ये आपको पता है, फॉस्फेट ग्रुप। व्हाई? बिकॉज डीएनए कंटेन्स फास्फोरस, नो सल्फर। डीएनए में फास्फोरस होता है, सल्फर नहीं होता है। तो यहाँ पे जो वायरस को ग्रो कराया सल्फर में उसमें था रेडियो एक्टिव प्रोटीन, पर जो डीएनए है वो रेडियो एक्टिव नहीं था। डीएनए था बट वो रेडियो एक्टिव नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि डीएनए में फास्फोरस होता है, सल्फर नहीं। समझ में आ गया? तो प्रोटीन सल्फर कंटेन करता है, फास्फोरस नहीं। फिर यहाँ पे वायरस जिसको फास्फोरस में ग्रो कराया था इसमें रेडियो एक्टिव डीएनए था बेटा। जिसको सल्फर में ग्रो कराया उसमें रेडियो एक्टिव प्रोटीन था और जिसको फास्फोरस में ग्रो कराया उसमें रेडियो एक्टिव डीएनए था। और डीएनए कंटेंट्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया, डीएनए कंटेंट्स रेडियो एक्टिव फास्फोरस, नो रेडियो एक्टिव सल्फर। क्लियर? मीन्स डीएनए कंटेंट्स only phosphorus but no sulfur. So here the main differentiating character is sulfur contained virus
have only radioactive protein. Phosphorus contained virus has only radioactive DNA. Why this is? Because protein contains sulfur, DNA does not, and here DNA contains phosphorus, protein does not. So this is the main difference which we will study through the diagram. So after this we can know that, or we can say that the sulfur contain radioactive protein but not radioactive DNA because DNA does not contain sulfur. अगेन मैं आपको बता रही हूँ, डीएनए में सल्फर नहीं होता है, डीएनए में फास्फोरस होता है, इसीलिए ये जो रेडियो एक्टिव डीएनए है इसमें प्रोटीन रेडियो एक्टिव नहीं है। ठीक है, तो दूसरा जो है फिर क्या किया, इन्होंने ग्रो करा लिया, ग्रो कराने के बाद इसका प्रोटीन कोड को हटाया। पहले वायरस इन्फेक्ट हो गया सल्फर से और फास्फोरस से, दोनों का प्रोटीन कोड हटाया। हटाने के बाद क्या किया, उसको एक सुपरनाट के अंदर डाल के बैक्टीरिया के अंदर इन्फेक्ट कराया। 3 स्टेप्स होगा, इन्फेक्शन होगा, फिर ब्लेंडिंग होगा, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन होगा। तो इन्फेक्शन के दौरान सुपरनाट, ये जो आप डायग्राम देख रहे हो बेटा, ये बैक्टीरियोफेज है जिसमें वायरस इन्फेक्ट कर रहा है बैक्टीरिया को, और एक कंटेन कर रहा है S35 मीन्स रेडियो एक्टिव प्रोटीन, और एक रेडियो एक्टिव फास्फोरस जिसको हम बोल रहे हैं, एक रेडियो एक्टिव सल्फर है और रेडियो एक्टिव फास्फोरस है, और ये दोनों का ही प्रोटीन कैप्सूल है, ये इसका प्रोटीन कैप्सूल है और ये इसका प्रोटीन कैप्सूल है। तो उस प्रोटीन कैप्सूल को पहले क्या करेगा, रिमूव करेगा। रिमूव करने के बाद उसको एक सुपरनाट के हेल्प से सेल के अंदर इन्फेक्ट कराएगा। तो यहाँ पे ये जो सेल है इसको लिया है इकोलाई। तो जैसे ही सुपरनाट को फर्स्ट स्टेज में इन्फेक्ट कराई, यहाँ पे ये सल्फर जा रहा है, S35 जा रहा है, और यहाँ पे ये P32 जा रहा है। तो जैसे इन्फेक्शन कराया, दूसरे स्टेज में क्या हुआ, ब्लेंडिंग किया। जैसे ही ब्लेंडिंग किया, जो सुपरनाट था उसने अपना कैरेक्टर सेल के अंदर डाल दिया। यहाँ पे जो देख रहे हो आप पर्पल कलर का, ये सुपरनाट में था, और इन्फेक्शन के बाद जब ब्लेंडिंग कराया, ब्लेंडिंग के दौरान ये जेनेटिक कैरेक्टर वायरस का सेल के अंदर आ गया सुपरनाट से। सेम यहाँ पे भी वही हुआ, जेनेटिक कैरेक्टर आ गया सेल के अंदर। ठीक है, अब क्या हुआ, फिर इसको क्या किया, सेंट्रीफ्यूज कराया, मतलब अच्छी तरह से उसको सेंट्रीफ्यूज मतलब मूव कराया, घुमाया। जैसे कि सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जो डेंसिटी के हिसाब से अलग हो जाते हैं। जो लाइटर होता है वो ऊपर आ जाता है और जो डेंसर होता है वो नीचे जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मक्खन निकालते हैं हम, दही में से मक्खन निकालते हैं तो मक्खन हल्का होता है, ऊपर आ जाता है। तो सेम वहाँ पे क्या हुआ, सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद ये देखा गया कि जो सुपरनाट के थ्रू इन्फेक्शन कराया था, अब क्या हुआ, सुपरनाट में रेडियो एक्टिव पाया गया कि नहीं और इसमें पाया गया कि नहीं। अब आप देखो इसमें क्या हुआ, नो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन द सेल, सेल में रेडियो एक्टिव डिटेक्ट नहीं हुआ, प्लस रेडियो एक्टिव S35 डिटेक्टेड इन द सुपरनाट। इसका मतलब है सुपरनाट में जो सल्फर था वो रेडियो एक्टिव था। इसका मतलब क्या है, प्रोटीन का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, सुपरनाट से बैक्टीरियल सेल में प्रोटीन का ट्रांसफर नहीं हुआ, जिसकी वजह से रेडियो एक्टिव सल्फर 35 डिटेक्ट किया गया सुपरनाट में, बट सेल में नहीं। इसका मतलब सेल में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रेडियो एक्टिव 32 डिटेक्टेड इन द सेल, सेल में डिटेक्ट हुआ रेडियो एक्टिव 32 P32, पर सुपरनाट में नहीं। सुपरनाट में क्यों नहीं, क्योंकि सुपरनाट तो पास करा दिया अपना कैरेक्टर को, तो डीएनए का ट्रांसफर हुआ, यहाँ पे प्रोटीन का नहीं हुआ। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चल रहा है, इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चल रहा है कि जो कैरेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो जो कर रहा है वो डीएनए कर रहा है, प्रोटीन नहीं। अब मैं दोबारा आपको इसको इंग्लिश में समझाती हूँ। दिस इज ए बैक्टीरियोफेज एंड दिस कंटेन्स one contains radioactive sulfur and another contains radioactive phosphorus. So here Martha Chase held the experiment on bacteriophage. Bacteriophage means when a virus infects a bacteria.
So they take some virus and grow those viruses in different mediums. Clear, students? And those are grown in different mediums, means having, they copy their genetic material and creates more copy number of them. So one virus they grow on the medium that contain radioactive phosphorus and some contain radioactive sulfur. Here the virus contain radioactive phosphorus and here the virus contain radioactive sulfur. And after growing this, means in the presence of radioactive phosphorus and radioactive sulfur, what they found? They found that radioactive DNA, but the viruses grown in the medium sulfur contain radioactive protein. The viruses grown in the medium that contain sulfur are contain radioactive protein. Means here the protein is radioactive, DNA is not. So why this happen? Because protein contains sulfur, DNA does not. Protein contains sulfur, DNA does not. It means protein is found, sulfur is found in protein, but in DNA sulfur is not present. That's why the virus grown in the medium sulfur contain only radioactive protein, no radioactive DNA. So here the reason is it contains radioactive protein but no radioactive DNA. Why? Because DNA contains phosphorus, no sulfur, and protein contains sulfur, no phosphorus. Clear? So virus grown in the DNA means phosphorus. It's exactly vice versa. Means radioactive DNA contains phosphorus, no sulfur is found in DNA. That's why the viruses grown in the phosphorus medium is or having radioactive DNA. Clear? I am telling it again. The virus grown in the medium sulfur contain radioactive protein. The virus grown in phosphorus medium contain radioactive phosphorus. So why the virus containing in the medium sulfur is not radioactive DNA? Because DNA does not contain sulfur. Remember this. DNA does not contain sulfur. DNA contains only phosphorus. So as here protein is found, so no phosphorus will found. If no phosphorus will found, then the DNA will be no more radioactive. And exactly here the phosphorus contains the radioactive DNA contains phosphorus. So phosphorus is not found in protein. So protein is here no more radioactive. So you can say the virus grown in sulfur have radioactive protein and the virus grown in phosphorus have radioactive DNA. Clear? And I have explained you why this is radioactive. It contains radioactive protein because protein contains sulfur, DNA does not. And here the DNA is radioactive because DNA contains phosphorus, not protein. It means protein phosphorus contain नहीं करता और sulfur DNA does not contain sulfur but protein contains sulfur. If protein contains sulfur, then protein is radioactive. And if DNA contains phosphorus, then DNA is radioactive. After this, they take this infection, means they remove the viral code from the virus and infect the cell, means E. coli by the help of a supernaut, means which will take the characters. And after this, the infection was proceed by blending and or through the process of blending and centrifugation, in which after some time it is found that the bacteria were infected with virus had radioactive protein were not radioactive. Means the proteins are not radioactive. They lose their radioactive character. But the viruses infected with radioactive phosphorus are radioactive. It means when the supernaut transfers the characters, means when the viral character get transferred into the E. coli,
the protein do not affect, the protein do not transfer. That's why the protein is found in the supernan. Radioactive sulfur detected in the supernan. Why? Because it can't cause transformation of genetic characters. So inside the cell, no radioactive sulfur is found in case of sulfur. But in case of phosphorus, radioactive phosphorus is found from the cell and not from the supernan. It means the transformation from supernan to the cell is occur only in those who are infected by radioactive phosphorus. So from this experiment, it is proved that between protein and DNA, here the competition is going on between protein and DNA. Means which is the genetic material that cause transformation of genetic character. So from this experiment, we can conclude that the genetic material that transfer from the virus to the bacteria is a radioactive DNA, not a protein. So the genetic material is DNA, not a protein. Clear? So this is all about your Hershey's experiment, and this is so easy. Just you need to understand what is the main difference between S35 and P32. S35 contain radioactive sulfur, P32 contain radioactive phosphorus. Why S35 contain radioactive sulfur? Because protein is found in sulfur, or protein contains sulfur, no phosphorus, and here DNA contains phosphorus, no sulfur. So this is the reason. And after growing virus through the 3 steps, infection, then blending and centrifugation, we see that the supernan is transferred, or the supernan will contain the genetic material of virus that is infected to sulfur, but the cell did not. But here in the phosphorus medium, the cell, we get the radioactive DNA from the cell, not from the supernan. It means the supernan causes the transformation of genetic character in which the DNA is radioactive, not in radioactive protein. That's why no radioactive detected, no radioactive S35 is detected in the cell. सेल से रेडियोएक्टिव सल्फर डिटेक्ट नहीं हुआ है. क्यों? क्योंकि सुपरनाट में इसमें आया ही नहीं है, तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोटीन किया ही नहीं है. तो यहाँ पे जो कंपटीशन हुआ बिटवीन प्रोटीन और डीएनए के बीच में, कौन जीत गया? डीएनए जीत गया. इसलिए डीएनए सबसे अच्छा जेनेटिक मटेरियल है. अगर आप इस टॉपिक को ढंग से पढ़ोगे और इस डायग्राम को अटेंटिवली देखोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है. नहीं भी क्लियर है तो आप बोल सकते हो मैं दोबारा समझा दूंगी. सो दिस इज ऑल अबाउट योर टॉपिक टुडे. Next we will study which is the best genetic material.